नमस्कार फ्रेंड्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि अगर एक किसी त्रिभुज यानी ट्रायंगल की भुजा यानी साइड्स का मध्य बिंदु मिड पॉइंट 1 1 2 -3 और 3 4 है तो देन उसका केंद्र यानी सेंट्रोइड ज्ञात कीजिए। ये 2 3 2 2/3 ये ऑप्शन से है। देखो पहली बात यहाँ पर ही हमें एक ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, त्रिभुज खींचना पड़ेगा, ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, त्रिभुज खींचना पड़ेगा। ये हमने त्रिभुज खींच दिया। अब इसमें मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट देखो यहाँ पर है, हियर। सिमिलरली मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट यहाँ पर है, हियर। सिमिलरली मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु मिड पॉइंट यहाँ पर है, हियर है, यहाँ पर है, हियर है। अब इसका हमें नाम भी देना है, नेम भी देना। देखो इसको नेम हमने ये 1,1 दिया, इसको नेम हमने 2,-3 दिया, 2-3 दिया और इसको हमने 3 4 दिया, 3 4 दिया, 3 4 दिया, 3 4 दिया, 3 4 दिया। अब हमें निकालना है ये ट्रायंगल के केंद्र यानी कि सेंट्रोइड का निर्देशन यानी कोऑर्डिनेट। किसे हमें यहाँ पर ट्रायंगल का जो केंद्रक होगा यानी सेंट्रोइड होगा उसका हमें निर्देशांक निकालना, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर इस केंद्र यानी सेंट्रोइड क्या होता है वो डिटेल में हमने ऑलरेडी जियोमेट्री में ज्यामिति में पढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पर अब हम उसको देखेंगे नहीं। मतलब यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हम ये मध्य बिंदुओं को जोड़ देते हैं, ये मिड पॉइंट को जोड़ते हैं, ये मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया, जोड़ दिया। अब देखो मान लो सपोज ये बड़े ट्रायंगल का सेंट्रोइड केंद्र मान लो यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पे देखो ये बड़े त्रिभुज का मान लो केंद्र यानी सेंट्रोइड देखो यहाँ कहीं पर है। तो अब यहाँ पर लॉजिक क्या लगता है, देखो लॉजिक ये लगता है, देखो ये छोटे ट्रायंगल का भी केंद्रक यही होगा, सेंट्रोइड यही होगा। कैसे कॉन्सेप्ट ये लगता है, देखो ये छोटे त्रिभुज का भी ऑल्सो यही केंद्रक होगा, यही सेंट्रोइड मतलब सिमिलर होता है, एक ही दोनों के लिए लगता है यदि ये मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो। मतलब देखो यहाँ पर हमें ये बड़े त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, मतलब हमें ये छोटे त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, ये छोटे त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, ये त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालते आराम से निकलते। देखो यहाँ पर हमें तीनों वर्टेक्स पता है, इसलिए तीनों शीर्ष पता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला देखो ऐसा लगता है। देखो पहली बात ये जो सेंट्रोइड है यानी केंद्रक है उसको देखो एक्स निर्देशांक होगा एंड वाई निर्देशांक होगा, मतलब हमें एक्स एंड वाई निकाल देना। यहाँ पर ये एक्स बराबर इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑल डिवाइड 3 होता है। सिमिलरली y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 ऑल डिवाइड 3 होता है। किसी x बराबर देखो पहली बात
यहाँ पर इसको हमने मान ले x1 y1 है, ये x2 y2 है एंड ये x3 y3 है। देखो हमने एज्यूम कर लिया कि x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3। देखो यहाँ पर x बराबर ये होता है, मतलब एवरेज होता है, औसत होता है, एवरेज होता है, औसत होता है, ताकि बराबर देखो यहाँ पर x1 1 है प्लस x2 यहाँ पर 2 है प्लस x3 यहाँ पर 3 है और बट्टे में 3 और इधर यहाँ पर बराबर इक्वल y1 यहाँ पर 1 है, आगे प्लस y2 यहाँ पर -3 है प्लस यहाँ पर y3 यहाँ पर 4 है और बट्टा में 3। तो हमें ऐसा मिलेगा। इधर आगे बराबर देखो यहाँ 3 + 2 5 और 6 होगा, 6/3 इधर मिलेगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, मतलब यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा। मतलब ये केंद्र यानी कि सेंट्रॉइड का x निर्देशांक यानी कि x कोऑर्डिनेट ये 2 होगा 2 होगा 2 होगा 2 होगा और y निकाल के देखो बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब यहाँ पर बीच में गुणा होता है, छुपा हुआ होता है। देखो प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। देखो यहाँ पर 4, देखो ये +4 यानी कि देखो 4 में से ये 3 घटे। देखो पहली बात यहाँ पर 4 और 1 5 हो गया, 5 में से 3 घटेगा तो हमारे पास देखो तो फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये -3 है, 4 और 1 देखो 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 यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो गया, 4 और 1 5 गया, 5 में से 3 गया तो हमारे पास 2 बचा और बट्टे में ये 3 है, मतलब ये 2/3 आएगा, 2/3 आ जाए। देखो ये सेंट्रॉइड का यानी केंद्र का y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट ये 2/3 होगा, 2/3 होगा, 2/3 होगा। मतलब ये छोटे त्रिभुज का केंद्र यानी सेंट्रॉइड 2/3 होगा। इसलिए देखो ये बड़े त्रिभुज का भी अल्सो केंद्र यानी सेंट्रॉइड मतलब इसका निर्देशांक 2/3 होगा, यानी कि देखो ये 2 देखो 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 2 2 2 2 2/3 2/3 2/3 ये हमारा आंसर है, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, उस रेखा का यानी उस लाइन का समीकरण। देखो समी मतलब समीकरण, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, समी ऐसे लिखा जाता है, मतलब इक्वेशन। बताओ टालमी सेमी जो बिंदु पॉइंट 5,-6 से गुजर कर पास होता तथा रेखा 8x + 7y + 5 = 0 के समांतर हो, पैरेलल हो। ये इक्वेशन दिया, ये ऑप्शंस है। देखो पहली बात यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर
देखो यहाँ पर हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन पता करना है, ढूंढना है जो 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 इस लाइन को, मतलब मान लो ये लाइन ऐसा है, इसके समानांतर हो, पैरेलल हो, और ये लाइन देखो, ये लाइन 5,-6 से गुजरे। किसे? देखो हमें यहाँ पर ऐसी लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जो ये लाइन को, मतलब मान लो ये लाइन ऐसा है तो इसके समानांतर हो, पैरेलल हो, और ये लाइन 5,-6 से गुजरे पास हो, इस बिंदु में से गुजरे पास हो, तो ये लाइन का हमें इक्वेशन ढूंढना है। देखो पहली बात, जब भी दो रेखा समानांतर होता है यानी पैरेलल होता है, तब उनका ढाल यानी कि ढलान यानी स्लोप इक्वल होता है, बराबर होता है। मतलब इस लाइन का, देखो इस लाइन का जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वही ढाल वही स्लोप इस लाइन का भी होगा। किसी पर ये लाइन का मतलब इसका जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वही ढाल वही स्लोप इस लाइन का भी होगा। देखो हम इस लाइन का ढाल पता कर, देखो यहाँ पर ढाल का फॉर्मूला -a/b होता है, जहां पर ए जो होता है ए x का कोएफिशिएंट होता है, मतलब x का गुणांक होता है, और b जो होता है वो b यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है, y का गुणांक होता है। देखो यहाँ पर माइनस का माइनस, आगे ए मतलब x का गुणांक, यहाँ पर ये 8 है, और बट्टा में b मतलब y का गुणांक, यहाँ पर +7 यानी 7 है, 7। मतलब इस लाइन का ढाल यानी स्लोप, देखो ढाल को यानी कि स्लोप को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, मतलब m बराबर -8/7 होगा, m बराबर -8/7 होगा। अब यही ढाल इसका भी होगा, मतलब इसका भी m बराबर -8/7, इसका भी m बराबर -8/7 होगा, -8/7 ही होगा। अब हमें देखो ये लाइन का इक्वेशन पता करना, देखो उसके लिए फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला ऐसा होता है, y -y1 बराबर mx -x1, ये फॉर्मूला लगता है। y -y1 बराबर m गुणा x1 -x, जहां पर m क्या है, ढाल है, स्लोप है। अब x1 y1 मतलब ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x1 जिसमें से गुजर रहा है वो बिंदु पॉइंट, ये हमारा x1 y1। अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखने, देखो ये y का y, आगे माइनस का माइनस, y1 यहाँ पर -6 है, -6 बराबर इक्वल m यहाँ पर -8/7 है, आगे x का x ऐसे बीच रहेगा -x1 यहाँ पर ये 5 है, 5 है, तो ऐसा मिलेगा। आगे यहाँ पर y का y माइनस प्लस हो गया, और 6 का से इक्वल, इधर देखो, यहाँ पर देखो, इधर देखो, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब देखो यहाँ पर 7 ये y होगा, और ये 42 यहाँ पर हो जाएगा, और ये -8 ये अंदर में, ये दोनों के साथ गुणा होगा। देखो ये -8 का ये अंदर में गुणा होगा, तो यहाँ पर देखो ये -8x माइनस प्लस 8/40 होगा, हमें इधर ऐसा मिलेगा, इधर ऐसा मिलेगा। तो आगे अब हम देखो ये -8x को इधर ला देंगे, ये +8x यानी 8x होगा, और ये 7y मतलब +7y है, और देखो ये +40 इधर आके -40
होगा। देन 42 में से 40 गया तो हमारे पास प्लस का 2 बचा और इक्वल इधर में 0 बचेगा, यानी ये इक्वेशन मिलेगा, ये समीकरण मिलेगा, ये समीकरण मिलेगा। मतलब ये इक्वेशन ऐसी लाइन का है, ऐसी रेखा का है जो इस लाइन को समानांतर है और ये बिंदु में से गुजरेगी, ये पॉइंट में से गुजरेगी, 5 कोमा -6 में से गुजरेगी। चेक कर लो, चेक करो, देखो हमने पहले ही बोल दिया, देखो दोनों का स्लोप सेम होगा, मतलब इसका भी देखो -8 बट्टे साथ ही आना चाहिए। देखो यहाँ पर वापस फॉर्मूला लगाओ, -a/b, माइनस का माइनस a, यहाँ पर ये 8 है दिखाई दे रहा है और b यहाँ पर बट्टे में प्लस यानी 7, देखो आ गया, वापस से आगे, मतलब ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, देखो सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब ये लाइन 5 -6 में गुजरेगा, मतलब x बराबर 5 एंड y बराबर -6 रखने पर 37 करेगा, इस इक्वेशन संतुष्ट करेगा। देखो यहाँ पर x की जगह पर 5 रखो, 8 पंचे 40, आगे y की जगह पर हमने -6 रखा, देन यहाँ पर 7 सबके 42, परंतु ये माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और ये +2 है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40 और 2 42 हो गया और 42 में से 42 घटेगा तो 0 मिल जाएगा, यानी संतुष्ट हो जा रहा है, सैटिस्फाई हो जा रहा है। मतलब ये हमने पता किया है क्वेश्चन ये सही है, राइट है, सही है, राइट है, मतलब ये हमारा आंसर है। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ढूंढो, 8x प्लस, देखो यहाँ पर देखो खास ध्यान रख के ढूंढना है, 8x प्लस 7y प्लस 7y प्लस 2 इक्वल 0, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन ए बी, जिसमें इन विच ए -1,3 है और एंड बी 4,7 है। आगे एक बिंदु 2,27/5 इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और उसका प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, विभाजन डिवीजन का प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, 3-2 और आंतरिक विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन, बी 2:3 बाहरी विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन, आगे 3:5 आंतरिक विभाजन मतलब इंटरनल डिवीजन, एंड लास्ट 3:5 का और बाहरी विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन। देखो पहले बात, यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा।
मतलब देखो पहले देखो यहाँ पर हमें एक्स वाई प्लेन लेना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन लेना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन लेना पड़ेगा। देखो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। अब यहाँ पर देखो प्रकृति तभी पता चलेगा, ये प्रकृति को ढूंढना हो, नेचर को फाइंड करना हो, तो उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ पर देखो ए बिंदु कहाँ पर आएगा वो ढूंढना पड़ेगा। देखो ए में x यहाँ पर -1 है, तो मान लिया देखो x -1 यहाँ पर है। आगे y में 3 है, मतलब y मान लिया सपोज 3 यहाँ पर है, तो बिंदु यहाँ पर बनेगा। देखो इसको ये मिलाया, इसको ये मिलाया, तो ये बिंदु a -13 हो गया, ये बिंदु -13 हो गया। ठीक इसी प्रकार हमें b ढूंढना है। देखो b में x4 है, x4 देखो x4 देखो यहाँ मान लो यहाँ कहीं पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर। आगे y 7 है, तो देखो ये 3 है, मतलब 7 इसके ऊपर है, मतलब मान लो यहाँ कहीं पर है, मतलब ये बिंदु देखो y 7 है, मतलब y 7 इधर होगा और ये बिंदु ये बनेगा। देखो ऐसा बिंदु ये बनेगा, ये हमारा भी बिंदु होगा। देखो x यहाँ पर 4 है, y 7 यहाँ पर है, तो बिंदु देखो यहाँ पर बनेगा। देखो यहाँ पर बिंदु बनेगा, मतलब ये बिंदु हमारा B47 है, B47 है। फिर से देखो x यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y7 है, तो अब बिंदु यहाँ पर बनेगा। मतलब देखो उसके मतलब देखो यहाँ पर इसको सीधा खींचो ऐसा, वो इसको ऊपर ले जाओ, देन मीटिंग पॉइंट होगा, वो भी बिंदु होगा। ये तो आपको आता ही होगा, मतलब ये भी बिंदु हो गया। अब आगे जो डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, वो बिंदु कहाँ पर आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये बिंदु यहाँ पर 27/5 है, मतलब 2 मतलब x2 है, तो x2 देखो ये कितना है 4 है, मतलब 2 यहाँ कहीं पर आएगा, 2 यहाँ कहीं पर आएगा। आगे 27/5 देखो दशमलव में 5.4 होता है, 5.4 मतलब y यहाँ पर 5.4 है, 5.4 है, 5.4 होता है। मतलब देखो यहाँ पर y 7 है, मतलब 5 थोड़ा नीचे आएगा, मतलब यहाँ कहीं पर आएगा, सपोज यहाँ कहीं पर आएगा। मतलब जो बिंदु बनेगा, देखो बिंदु बनेगा, देखो यहाँ कहीं पर ही बनेगा। देखो यहाँ कहीं पर ही बने। देखो ये रफ डायग्राम है इसलिए चलता है, रफ डायग्राम है इसलिए चलता। देखो फिर से एक बार 2x यहाँ पर होगा, मान लिया। आगे y 27/5 है, तो डेसिमल में 5.4 होता है, तो 5.4 y में मान लिया यहाँ कहीं पर है, देन ये बिंदु देखो यहाँ पर मिलेगा, मतलब इसको हमने आगे बढ़ा इधर, इसको ऊपर ले गए। देखो ये यहाँ पर आएगा, ये था यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब ये बिंदु जो है, तो ये बिंदु हमारा 27/5 हो गया। ये बिंदु 27/5 देखो इसको हमने ऊपर ले गया, तो इसको इधर लाया, तो देखो मीटिंग पॉइंट ही हमारा 27/5 हो गया। मतलब ये हमने ओनली बिंदु को डिनोट किया, ये बिंदु को इस xy प्लेन में हमने बिठाया, ये रखा। ये अब यहाँ पर हमने देखो ये लाइन खींचा, तीनों बिंदु में से लाइन खींचा, तो अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि देखो ये जो बिंदु है ये AB को यानी रेखाखंड AB को अंदर से विभाजित कर रहा है, अंदर से विभाजित कर रहा है, मतलब ये इंटरनल डिवीजन कर रहा है, आंतरिक विभाजन कर रहा है। मतलब यहाँ पर प्रकृति यानी नेचर
आंतरिक विभाजन है। प्रकृति यानी नेचर यहाँ पर आंतरिक विभाजन की है, इंटरनल डिवीजन की है। आंतरिक विभाजन है, यहाँ पर इंटरनल डिवीजन है। मतलब ये दोनों तो आंसर हो गए नहीं, ये दोनों में से एक होगा। मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि जो विभाजन मतलब ये जो बिंदु है इस लाइन को विभाजन करेगा तो वो अंदर से करेगा, अंदर से डिवाइड करेगा। मतलब ये जो बिंदु है ये जो बिंदु है ये बीच में है, ये ए और बी के बीच में है, मतलब ये अंदर से विभाजित करेगा। मतलब इसको आंतरिक विभाजन बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। अब आता है प्रश्न कि बाहरी विभाजन किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन किसको बोलते हैं, बाहरी विभाजन किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन किसको। यदि सपोज मान लो ये बिंदु यहाँ कहीं पर होता, ये बिंदु विभाजन करने वाला बिंदु यहाँ कहीं पर होता। देखो ये कब मिलता, कब मिलता, देखो कब मिलता जब हम इस रेखाखंड को एक्सटेंड करते तब किसी पर। देखो अब हम बाहरी विभाजन को समझ रहे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। ये एक्सटर्नल डिवीजन को हम समझ रहे। देखो मान लो सपोज कोई ऐसा बिंदु है जो इस लाइन के ऊपर का ही है और इस बाहर में बन रहा है, मतलब ये रेखाखंड के आउट में है, ये AB के आउट में है, मतलब इधर आएगा कहीं पर। तो देखो ये जो बिंदु है ये AB को बाहर से विभाजित करेगा, ऐसा बोलते हैं। यदि कोई बिंदु रेखा पर का है AB के बाहर में, मतलब रेखाखंड AB के बाहर में, आउटर में, तो ये बिंदु इस AB को बाहरी विभाजित करेगा, ऐसा बोलते हैं। एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, ऐसा बोलते हैं। और यदि ये पॉइंट बीच में होगा दोनों के बीच में तो इसको आंतरिक विभाजन बोलते हैं, कॉल्ड इंटरनल डिवीजन, डिवाइड इंटरनली। मतलब यहाँ पर आंतरिक ही आएगा, यानी ये दो ऑप्शन सही नहीं, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। अब यहाँ पर हम इसको सीधा लिख देते हैं जो बुक्स में दिया होता है। देखो बुक्स में ऐसा सीधा ही दिया हुआ रहता है। देखो यहाँ पर ये हमारा A है, यहाँ पर ये हमारा B, तो A का निर्देशांक -1 3 है, B का निर्देशांक 4 7 है, A का निर्देशांक -1 3 है, B का निर्देशांक 4 7 है। अब देखो ये बिंदु मान लो यहाँ कहीं पर है, इसका निर्देशांक 2 27/5 है। देखो फिर से एक बार देखो 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 ये बिंदु को हमने बीच में यहाँ कहीं पर मान लिया, तो इसका निर्देशांक 2 27/5 है। अब यहाँ पर इसको हमने बोल दिया कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये xy है, ये xy है, ये x1 है, ये y1 है। देखो कोमा कोमा ये x2 y2 है, ये x ये y है। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है मतलब इसका नाम हमने P दिया, ये P बिंदु है। तो मान लिया कि ये P बिंदु AB को m/n में डिवाइड करता है। सपोज ये जो P बिंदु है ये रेखाखंड AB को m/n में डिवाइड करता है। मतलब सपोज इतनी दूरी m होगा तो इतनी दूरी n होगा। सपोज मतलब AP बराबर n होगा तो PM PB बराबर n होगा, ऐसे हमने मान लिया। अब सरलता की खातिर देखो हम m बराबर के मान लेते हैं ये और n बराबर 1 लेते हैं ये। देखो फिर से बात, यहाँ पर हमने सरलता की खातिर कैलकुलेशन इजी पड़े, इसलिए देखो ये m को हमने k मान लिया और n को हमने 1 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे कोई गड़बड़ नहीं होती है, तो हमने ऐसा मान लिया। अब यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है, मतलब यहाँ पर उल्टा निकालना। देखो यहाँ पर x में देखो यहाँ पर ये x निकालने का फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, n x2 प्लस n x1 डिवाइड m प्लस a। ये जो x है ये
तो ये x निकालने का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस y था। जबकि y ये y निकालने का फॉर्मूला सिमिलरली my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n होता है। ये y निकालने का फॉर्मूला ny2 प्लस ny1 होता है, ny1 बट्टा m प्लस n होता है। पर यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें दिया है, मतलब यहाँ पर हमें mn निकालना है, mn निकालना है मतलब हमें k का वैल्यू निकाल, क्योंकि देखो हमने m बराबर k एज्यूम कर लिया है इसलिए। तब यहाँ पर हमें देखो रेशियो निकालना है, मतलब k का वैल्यू निकाल। तो देखो ये k का जो वैल्यू है तो ये एक को अप्लाई करने से निकल जाता है। देखो ये k का वैल्यू एक को ही अप्लाई करने से निकल जाएगा, मतलब आप इस फॉर्मूला को लगाओ चाहे इस फॉर्मूला को लगाओ, मतलब x वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे आप y वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों से ये रेशियो निकल जाएगा, मतलब सेम ही आता है, अलग आता नहीं, आंसर एक ही आता। मतलब हमें एक से निकाल लेना होता है, आप दोनों से निकाल तभी सेम ही आता है। तो यहाँ पर सिंपल हम दो को पकड़ते हैं, मतलब x को पकड़ते हैं, ये फॉर्मूला को हम पकड़ते हैं, देन रेशियो निकल जाएगा। तो हमने x बराबर है 2 है, आगे m हमने k माना है, आगे x2 यहाँ पर 4 है प्लस n हमने 1 माना है, आगे x1 यहाँ पर -1 है बट्टा m प्लस k प्लस 1 आएगा। तो आगे देखो यहाँ पर k प्लस इधर आएगा, 2 के साथ गुणा होगा, देन ये 2k प्लस 2 होगा, 2k प्लस 2 होगा, आगे बराबर ये 4k प्लस देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा और ये एक एक होगा, तो हमें ऐसा मिलेगा। हमें निकालना है k का वैल्यू। देन देखो ये 2k को आप इधर लाओ और -1 को आप इधर लाओ, देन यहाँ पर ये +2 +1 बराबर 4k -2k होगा। फिर एक बार +2 +1 ये -1 इधर +1 बराबर 4k, देखो ये +2k इधर -2k होगा। तो आगे देखो यहाँ पर +2 +1 +3 यानी 3 होगा, और देखो इधर 4 बार के में से 2 बार के घटेगा तो हमारे पास 2 बार के बचेगा, मतलब k का वैल्यू 3/2 होगा, 3/2 होगा, 3/2 होगा, 3/2 होगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है m रेशियो n, m अनुपात n, आगे बढ़ m मतलब k कितना है 3/2 है, रेशियो n हमने 1 माना है, तो ऐसा हमें मिलेगा। पर ऐसा कहीं भी आपको आंसर दिखाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसे केस में मतलब बट्टा है तो बट्टे को हटाना होता है, जो भाग में संख्या होता है उसको रिमूव करना होता है, तो सिंपल सी बात है। उसके लिए यहाँ पर ये दोनों भाग में 2 का गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, मतलब ये 2 को हटाने के लिए ऊपर में दोनों तरफ 2 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल में हमें इधर ऊपर में 2 का गुणा करना था क्योंकि 2 को हटाना इसलिए, पर हमने इधर 2 का गुणा किया तो इधर भी ऊपर में 2 का गुणा करना ही पड़ता है, तभी सही कहलाता है। देन ऐसा मेरे पास है, तो अभी बराबर 2 गया, इधर बच्चा 3, रेशियो इधर 2 1 2, मतलब रेशियो हमें 3/2 का मिलेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, बिंदु है, बी बिंदु है, ये AB को 3/2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 3 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो ये 2 होगा, मतलब ये 3 दूनी 6 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना। इन शॉर्ट यहाँ पर प्रकृति यानी नेचर विभाजन का आंतरिक है, इंटरनल है, और रेशियो 3/2 का है, 3/2 का है, 3/2 का है, मतलब आंसर 3:2 है, 3 सही 2 है, यानी विकल्प ए हमारा
सही विकल्प है। थैंक यू।